नए वर्ष का जनवरी माह दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन के लिए जाना जाएगा। सबसे पहले यूपीएससी का पेपर 8 जनवरी को शुरू होने वाला है और सेकंड थर्ड वीक से स्टेट पीसीएस यूपी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो जीएस ऐसे वगैरह तो हम पढ़ते ही रहते हैं। ये परीक्षा जो यूपीएससी अभी 8 जनवरी को ऑर्गेनाइज करने जा रही है, यह स्टेट का यूपी का होने वाला है। तो एक पेपर सामान्य हिंदी का होगा, बड़ा डिसाइडिंग पेपर है। यूपीएससी में तो खासतौर दक्षिण भारत के लड़के या अन्य स्टेट के लड़के, उनके लिए सामान्य हिंदी वैसे ही दुरूह होती है जैसे हमारे इंग्लिश होती है। और जहाँ तक स्टेट की बात है, यहाँ तो 150 नंबर में कुछ लड़के 136 नंबर भी पा जाते हैं, 117 भी पाते हैं, 130 भी पाते हैं, 56 भी पाते हैं। तो यहाँ संक्षिप्तीकरण प्रेसी डिसाइडिंग रहेगी। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप 100+ आ सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस में 30 नंबर का संक्षेपण पूछा जाएगा और यूपीएससी में 60 नंबर का। इम्पॉर्टेंट है। बहुधा लोग कहा करते हैं कि सर संक्षेपण कैसे करें, निबंध कैसे लिखें। तो हम इंट्रो क्लास में आपको बताते रहते हैं, यदि आप नैसर्गिक प्रतिभा के धनी नहीं हैं तो निबंध का, संक्षेपण का और व्यक्तित्व विकास इंटरव्यू और लेखन शैली की तैयारी आज और अभी से शुरू कर दें। तो संक्षेपण एक अहम मुद्दा है। कम से कम शब्दों में अपनी बातें आपको कहना है, लगभग 1/3। हम बोला करते हैं निबंध लेखन कला है, एन आर्टिस्टिक अप्रोच, और संक्षिप्तीकरण उच्च कोटि का मानसिक व्यायाम। खूब आपको मेंटल प्रयास करने पड़ेंगे। अभ्यास ही एकमात्र विकल्प है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं, अगर कक्षा 6-7 में कभी आप डिबेट में भाग लिए हों और कोई आपको टॉपिक दी गई हो तो उसकी तैयारी के लिए कितना टाइम लगता है और एक्सटेम्पोर बोलने में कितना। तो जब आपको एक्सटेम्पोर बोलना होता है तो कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। लेकिन अगर वही बातें 7 मिनट में कहनी हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अब एक मुहावरा भी हो गया, ध्यान रहे, 30 नंबर का मुहावरा भी पूछा जाए। मीनाइटू से हम तकनीक बताते हैं। रास्ते में कहा था प्रेसी अभ्यास भी करा देंगे। आप पूरी कोशिश करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो सके उतना अभ्यास करें। कम से कम वे विद्यार्थी जिनको अभी इम्तहान नहीं देना हो तो सैकड़ों प्रेसी करें, हर जगह प्रयोग में आएगा। और जिनको पेपर देने जाना है वो कम से कम 10, 5, 20 प्रेसी तो करके ही जाएं, अगर अच्छा अंक पाना है तो। तभी आप जान चुके हैं कि संक्षिप्तीकरण उच्च कोटि का मानसिक व्यायाम है। हमारी मैगजीन थी, उसमें हमने लिखा है कि मेरा छोटा भाई कहता है कि 7 मिनट के भाषण देने के लिए, डिबेट के लिए हमको 7 दिन तैयारी करनी पड़ती है और 3 घंटा बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं, चाहे जितना बोलो चाहे जैसे बोलो। तो संक्षेपण के लिए उचित तकनीक है, सही संजीवनी है, अभ्यास। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कुछ लक्षण हैं कि संक्षेपण क्रमबद्ध हो, सरल भाषा का प्रयोग हो, संक्षिप्तता इसकी जान है, सहजता बनी रहे। सुधीजन कहते हैं, सरलता और सहजता से कही हुई वह बात जो परीक्षक के मन मस्तिष्क को सरल उलझन में भी न डाले, समझे वही जो है या जो होना चाहिए। नथिंग मोर नथिंग माइलेस, और नथिंग मोर नथिंग लेस, नथिंग प्लस नथिंग माइनस, न कम न ज़्यादा। संक्षिप्तीकरण का उद्देश्य पूरा हुआ, फिर तो नंबर ही नंबर है। फिर से समझ लें, सरलता और सहजता से कही हुई वह बात जो परीक्षक के मन मस्तिष्क को सरल उलझन में भी न डाले। उलझन ही नकारात्मक है, सरल उलझन, किसी भी तरीके के उलझन में न डाले। परीक्षक वही बात समझे जो उसमें लिखा हुआ है।
न कम न ज़्यादा, नथिंग मोर नथिंग लेस, न पॉजिटिव न नेगेटिव, जो है बस वही है। कहीं का कुछ भी उसमें आना नहीं चाहिए, बस संक्षेपण में लिखी हुई बात सरल तरीके से संक्षिप्त रूप में क्रमबद्धता के साथ रख देंगे। तो क्रमबद्धता और संक्षिप्तता संक्षेपण की जान है, और यह आएगी अभ्यास से ढेर सारी। मेरी जानकारी में एक शिक्षक महोदय हैं, मेरा उनसे परिचय तो है नहीं, लेकिन मैंने सुना तो उन्हीं की बात ही मुझे अच्छी लगी। डॉक्टर धनंजय पांडे, शायद अब रिटायर हो चुके हों, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ाते थे। तो कहते थे कि संक्षिप्तीकरण के लिए पहले चीज़ों को महत्तम प्रसार तक समझिए, पोर जितना समझ पाइए, फिर शालीनता के साथ, सरलता सहजता के साथ क्रमबद्ध रूप में उसे सरल तरीके से प्रस्तुत कर दीजिए। अब तकनीक इतनी ही है, बाकी का रास्ता अभ्यास की गली से होकर जाता है। जो जितना अभ्यास करेगा वो उतना अंक पाएगा। 30 में आप 24, 25, 27, 28 ही पा सकते हैं, 14, 15 तो मिल ही जाएगा। तो मीन टू से फाइनली यू हैव टू गो विथ एक्सरसाइज एंड एल्स नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। आंध्रा का लड़का, तमिलनाडु का लड़का खास तौर पे अप्लाई करे, केरल का भी, वेस्ट बंगाल का भी, स्टेट के तो कर ही रहे हैं। अब यहाँ से एक मुद्दा आता है शब्द गणना का। हम लोगों से थोड़ा सा काफ़ी टाइम पहले तो वो एक चेकर बोर्ड बना के आता था कि एक एक खाने में एक एक शब्द लिखना रहता था। अब तो ऐसा है नहीं। तो आम तौर पे आप ये समझें कि यह कोई गणितीय विधा नहीं है कि प्रेसी 100 शब्द की है तो आप संक्षेपण 33 शब्द का करें, 1/3। 30 से 35% शब्द चलेंगे, इधर बढ़ेंगे पनिशमेंट मिलेगा, इधर आएंगे बेनिफिट मिलेगी। 30 से 35% शब्द चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 36 होगा पनिशमेंट, 27 होगा और 37 होगा और पनिशमेंट, आगे और पनिशमेंट, 28 होगा श्रेय मिलेगा, 25 तक श्रेय मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते इसे, क्योंकि आप अच्छे तो पढ़ने में, लेकिन हम आपको इतना विद्वान नहीं मानते हैं कि राजेंद्र बाबू की तरीके से लिख दें ताज इज़ नथिंग बट टीयर्स ऑफ पीयर्स। ऐसे नहीं कह सकते हैं। ताजमहल कुछ नहीं बल्कि आंसुओं का ढेर है। परीक्षक भी वैसा चाहिए। यानी कि 25 से नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी लाश में रहेंगे, और इधर तो लाश ही लाश है। तो 25 शब्द का भी अगर आप कर सकते हैं, 25% भी करते हैं तो कोई गलत बात नहीं। हाँ, भटकाव न हो। पैराग्राफ में दिए हुए शब्द और भाव से अतिरिक्त कुछ न हो। तो शब्दों में 30 से 35% का मानक ठीक रहेगा। जहाँ तक शब्द गणना का प्रश्न है तो संक्षेपण के लिए हम आपको बता दें, निबंध की गणना हम बता चुके हैं। सहायक क्रियाएं गणना में शामिल नहीं होंगी। आई मीन इज एम आर, हैं, हूँ, हो, ये सब नहीं गणना में शामिल। लाइन के दोहरे शब्द गणना में एक माने जाएंगे, और तथ्य है कि दोहरा शब्द आपको लिखना नहीं। सूक्तियाँ, कथन, परिभाषाएं गणना में एक शब्द मानी जाएंगी, लेकिन आप इसे लिख नहीं सकते हैं, प्रेसी का कैरेक्टर नहीं है। ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द गणना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना एक शब्द नहीं। ये सब निबंध के लिए हैं। तो वैसे आप कोई तलवार की धार पे नहीं खड़े होते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझ लो, एक लाइन में आदर्शतः 6 शब्द होते हैं। तो अगर आपकी प्रेसी 100 शब्द की है तो 5-6 लाइन पर्याप्त रहेगा। नीचे गणना करके शब्द लिख दें। 1-2 शब्द इधर उधर भी होता तो परीक्षक आपकी हत्या करने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, वो आपका हितैषी होता है।
बस चीज़ें सही से जाएं। सुलेख जरूरी है, स्पष्टता जरूरी है। तो थोड़ा सा हेडलाइन वगैरह भी, शीर्षक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर संक्षेपण, फिर उसे क्रम से सजा के अच्छा से लिखें। तो इस तरीके से आपको कोई पैराग्राफ करें, उसको पहले ध्यान से 3, 4, 5 बार पढ़ लें, जिससे आपको पैराग्राफ के सारे भाव, सारे तथ्य, रहस्य, दर्शन स्पष्ट हो जाएं। कभी कभी स्टेट लेवल पे प्रेसी बड़ी टफ पूछी जाती है, यूपीएससी की तो केवल लेंदी होती है, बाकी उतनी टफ नहीं होती है। तो 2, 4, 6 बार उसको बढ़िया से पढ़ें और उसका भाव समझें, उसका प्रसार देखें, फिर बड़ी सहजता से उसे क्रमबद्ध रूप में लिख दें। चूँकि हम इसके लिए 45 मिनट का समय सहेजते हैं, जो स्टेट का सिलेबस है या यूपीएससी का है, तो थोड़ा सा अभ्यास करके 45 मिनट के क्राइटेरिया में से कंप्लीट करें। आप अच्छे से जान लें, अभ्यास के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो इन सब धरातल पे आप इसे लिखें और शब्दों की दोहराहट न हो, ब्रैकेट कोष्ठक में शब्द न लिखे जाएं, सूक्तियों और कथन इत्यादि का प्रयोग वर्जित है, शब्द दोहरे न, भाव दोहरे न, ये सब वर्जित हैं। तो इस तरीके से, सरल तरीके से आप क्रमवार संक्षेप में लिख दें, आपको भरा पूरा अंक मिलेगा। यहाँ परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। और हमारी वो परिभाषा निरंतर दिमाग में रखें कि ऐसा लिखें कि परीक्षक किसी तरीके के उलझन में न पड़े, उसको समझना न पड़े। समझने के प्रयत्न में परीक्षक का रुकना आपके लिए खतरा, खास तौर पर संक्षेपण के। तो यहीं एक चीज़ और स्पष्ट कर लें, ये संक्षेपण एक भावार्थ है, तो भावार्थ के संदर्भ में आप समझ लें, भावार्थ में भाव आना चाहिए। वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, 40% तक हो सकता है। भाव में क्रमबद्धता जरूरी नहीं, भावार्थ में क्रमबद्धता जरूरी नहीं है, संक्षेपण में क्रमबद्धता जरूरी है। तो सरलीकरण ये हुआ, पहले पैराग्राफ को खूब अच्छे से समझें विस्तार देके, फिर उसको मन ही मन में चीज़ों को एक ट्रेंड पे, एक क्रम पे उसे सेट करें, फिर क्रमबद्ध रूप में, सरल तरीके से, सहज तरीके से, संक्षिप्त रूप में उसको लिखें। शब्दों की दोहराहट, जिसे हम पुनरुक्ति दोष या टाटोनाइमी कहें, बचें। कोष्ठक में कोई भी शब्द न लिखें, समझाने के प्रयास में न पढ़ें, सूक्तियों, कथन इत्यादि का प्रयोग न करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको पढ़ने के बाद यह लगता है कि यह पैराग्राफ हमने पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल के किसी निबंध से उद्धृत है, या प्रेमचंद्र जी के किसी कहानी का उद्धरण है, या कहीं से है, तो जानते हुए भी आप इस चीज़ का उल्लेख न करें कि यह फला पुस्तक से है, फला राइटर का है। ये अपेक्षाएं अपठित गद्यांश से आपसे नहीं की जाती। ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम इसी तरीके से अन्य अन्य चीज़ें बताते रहेंगे। आगामी डिस्कशन हमारा होगा इकोनॉमी अहेड भी कैसे करें, इकोलॉजी बची भी कैसे रहे। साथ साथ हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ये नहीं कि आर्थिकी चले लेकिन पर्यावरण बचा रहे। हम निरंतर समृद्धि और विकास के पथ पर चलें, लेकिन हमारी पारिस्थितिकी कमज़ोर न पड़े, गंगा पतित पावनी बनी रहें, आबो हवा चुस्त व दुरुस्त बनी रहे, प्राणवायु मिलती रहे। इनको हम इकोनॉमी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे।
और बाकी आपसे अपेक्षाएं हैं फिर कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी बातें आपके लिए जाती रहेंगी, उन्हें आप सब्सक्राइब करें, उन्हें पढ़ें। और हमारा एक क्लास चल रहा है यूपीएससी के लिए, जिसमें हम प्री मेन इंटरव्यू के पैटर्न पे जीएस, फिर एसे इंटरव्यू इत्यादि सारे कोर्स चल रहे हैं, आप उसे ज्वाइन करें। शुल्क बहुत कम है, न्यूनतम 1160 रुपये। शुल्क पे न जाएं, आप महत्तम फायदे में रहेंगे। उसे जोड़ें और लोगों को उससे जोड़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।